क्लास 11 अध्याय 7 साम्यावस्था चैप्टर में हम विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स का अध्ययन करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या विलयन में या गलित अवस्था में या गलने पर आयन में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। या तो गलित अवस्था में या तो जल में घोलने पर, विलयन में जल में डालने पर या विलयन की अवस्था में वो आयन में टूट जाएं, तो उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे हम, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या प्रबल अम्ल हैं या जितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं और सभी जो लवण हैं, सॉल्ट हैं, ये सब विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। जैसे प्रबल अम्ल में, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसके दूसरे उदाहरण हैं प्रबल क्षार में, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, सीजियम हाइड्रॉक्साइड CSOH, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH2, लिथियम हाइड्रॉक्साइड LiOH2 और बेरियम हाइड्रॉक्साइड BaOH2। तो विद्युत अपघट्य में कौन कौन आ जाएंगे? प्रबल अम्ल भी आ जाएंगे और प्रबल क्षार भी आ जाएंगे, और इसके साथ साथ जो लवण हैं, साल्ट हैं, सभी लवण, ऑल द सॉल्ट, सभी लवण इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। जैसे लवण में है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम बाईसल्फेट NaHSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्था हाइड्रेट, क्योंकि जल के कितने अणु हैं? 7, हेप्था हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, निकिल क्लोराइड NiCl2, ये सब क्या हैं? लवण हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या गलित अवस्था में आयन में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसके उदाहरण हो गए प्रबल अम्ल, जितने प्रबल अम्ल हैं वो विद्युत अपघट्य हैं, जितने प्रबल क्षार हैं वो विद्युत अपघट्य हैं, और सभी लवण जो हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, अब विद्युत अपघट्य के प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य की परिभाषा तो जान गए कि जल में घुलने पर या गलित अवस्था में क्या देते हैं? वह आयन में टूट जाते हैं। अब विद्युत अपघट्य के प्रकार में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल, एक दुर्बल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? प्रबल माने मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग को पहले देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
या प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? नाम से संबंध है प्रबल। वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयन में टूट जाते हैं, अर्थात जिनके आयनन की मात्रा 100% होती है। मतलब जल में घुलने पर पूरी तरह वह क्या हो जाते हैं? आयन में टूट जाते हैं पूरी तरह। 100% इनकी आयनन की मात्रा होती। तो ऐसे अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। मतलब पूरी तरह जल में टूट जाए, 1% भी उसका बाकी न रहे, वियोजित हो जाए या टूट जाए जल में, तो ऐसे विद्युत अपघट्य को प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे आपका प्रबल अम्ल इसमें आ जाएंगे, HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, H2SO4, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। कुछ प्रबल क्षार भी हैं जैसे NaOH, KOH, CaOH2, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य हों। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य में क्षार भी आते हैं, अम्ल भी आते हैं, लवण भी आते हैं। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य में केवल प्रबल अम्ल रहेंगे, प्रबल क्षार रहेंगे और सभी लवण, NaCl, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये सब रहेंगे। CaCO3। अब प्रश्न है कि सर दुर्बल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? वीक माने कमजोर। वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में कमजोर हैं तो क्या करेंगे? आंशिक रूप से वियोजित होंगे, कम, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल लेंगे, क्योंकि नाम है दुर्बल, तो दुर्बल अम्ल लेंगे। दुर्बल अम्ल में जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल को कभी कभी H2C2O4 लिखते हैं या COOH भी लिखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड या CN, ये भी दुर्बल अम्ल है। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड भी इसको कहते हैं। अगला है CH3COOH एस्टिक एसिड, और अगला है C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। HNO2 नाइट्रस एसिड है। H3PO4 है फास्फोरिक एसिड है। ये सब क्या हैं? दुर्बल अम्ल हैं। तो दुर्बल अम्ल जितने भी हैं वह किस में आएंगे? वो उनको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन से आएंगे? दुर्बल अम्ल आएंगे, दुर्बल क्षार आएंगे, लेकिन इसमें लवण नहीं आएंगे। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल भी आते थे, प्रबल क्षार भी आते थे और लवण भी आते थे। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल आएंगे, दुर्बल क्षार आएंगे और इसके अतिरिक्त लवण नहीं आएंगे। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है? जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जिनकी आयनन की मात्रा यह कह सकते हैं कि 2%, 3% होती है। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को हम क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। इस प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल आ गए। अब हम प्रबल क्षार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रबल क्षार हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में हम देखेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH, अमोनिया NH3, NCH3 जिसको कहते हैं ट्राई मेथिल एमीन। अगला है C6H5N पीरीडीन। अगला है PbOH, लेड हाइड्रॉक्साइड। अगला है FeOH, फेरिक हाइड्रॉक्साइड। अगला है CuOH, कॉपर हाइड्रॉक्साइड। अगला है ZnOH, जिंक हाइड्रॉक्साइड। फिर अगला है CH3NH2 मेथिल एमाइन। ये सब क्या है? दुर्बल क्षार हैं। क्या हैं? दुर्बल क्षार।
और दुर्बल क्षार किस में आते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य में आते हैं। अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत दुर्बल अम्ल भी आएंगे, दुर्बल क्षार भी आएंगे, लेकिन लवण नहीं आएंगे, साल्ट नहीं आएंगे। तो दुर्बल क्षार में कौन कौन से हमने पढ़ा? NH4OH ट्वाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया, NCH3 थ्राइस ट्राई मेथिल एमीन। इसके बाद अगला है C6H5N पीरीडीन। इसके बाद अगला है PbOH ट्वाइस लेड हाइड्रोक्साइड। फिर अगला है FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगला है CuOH ट्वाइस कापर हाइड्रोक्साइड। अगला है जिंक OH ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड। अगला है CH3NH2 मेथिल एमाइन। अब इसमें के बाद हम आगे पढ़ रहे हैं इसी में दुर्बल विद्युत अपघट्य के बाद दोनों में अंतर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर होता है। देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर ये होता है, नाम से शब्द है प्रबल। प्रबल माने मजबूत, दुर्बल माने कमजोर। जो मजबूत होगा वो सबको हिला कर रख देगा, और दुर्बल होगा वो कुछ लोगों को हिलाएगा, डराएगा। तो प्रबल का मतलब है जल में घोलने पर पूरी तरह वियोजित कर दे, तोड़ तोड़ दे, पूरी तरह तोड़ दे, वियोजित हो जाए, घुल जाए, कुछ बाकी न रह जाए, ऐसे को कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। अर्थात जल में घोलने पर पूरी तरह वियोजित हो जाए, आयनित हो जाए, ऐसे विद्युत अपघट्य को कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल जो कमजोर है वो जल में घुलने पर कम घुलेगा, घुलने पर कम तरह वियोजित होगा, वियोजित में टूटना। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है जल में घुलने पर पूरी तरह वियोजित नहीं होता है, वियोजित माने टूटना, ये नहीं होता है। अगला है, इनमें प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा 100% होती है, मतलब 100 में 100%। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा 2%, 3%, 4% होती है, कम। इनमें आयनन का वेग अधिक होता है, जब घुलेंगे जल्दी से तेजी से तो वेग भी अधिक होगा, आयनन वेग। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन का वेग क्या होता है? कम होता है। अगला डिफरेंस देखेंगे, यह विद्युत के प्रबल चालक होते हैं। आप पढ़े होंगे चालक वे पदार्थ होते हैं जैसे उष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाए। अब इसमें विद्युत के प्रबल चालक होते हैं कौन? प्रबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, भी होते हैं लेकिन दुर्बल चालक होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य में अंतर है, इनमें आयनन का वेग तो हो गया प्रत्येक सांद्रता पर। प्रबल विद्युत अपघट्य जो हैं प्रत्येक सांद्रता का मतलब चाहे सांद्रता कम हो चाहे सांद्रता अधिक हो, चाहे बढ़े चाहे घटे, मतलब प्रत्येक सांद्रता पर जो वियोजन की मात्रा है वो अधिकतम होती है। सांद्रता कम रहे चाहे सांद्रता अधिक रहे, वियोजन की जो मात्रा होती है, टूटने की जो मात्रा होती है अधिकतम होती है, इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य में। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में सांद्रता बढ़ने पर, अगर सांद्रता बढ़ रहा है तो वियोजन की मात्रा घटती है, और सांद्रता घटने पर वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ती है। अगला अंतर है, इनमें अणु तथा आयन के बीच साम्य स्थापित होता है, साम्य स्थापित नहीं होता है। किसमें? प्रबल में। क्यों नहीं साम्य होता है? कि इनका वेग अधिक होता है, जल्दी से घुल जाते हैं। इनमें अणु तथा आयन के बीच साम्य स्थापित इक्विलिब्रियम साम्य स्थापित नहीं होता है, जैसे KCl K+Cl- में टूट गया। दूसरा एग्जाम्पल NaCl Na+Cl-, साम्य स्थापित नहीं हो रहा है, जबकि देख रहे हैं बगल में दुर्बल में साम्य स्थापित हो रहा है। साम्य स्थापित का मतलब इक्विलिब्रियम, इसमें
अणु तथा आयनों के बीच साम्य, देखिए साम्यावस्था को चिन्ह दिखाएं, इक्विलिब्रियम दोनों तरफ साम्य स्थापित होता है। जैसे H2CO3 को जब टूटेगा तो H प्लस प्लस HCO3 में माइनस में टूटेगा, फिर वह पुनः H2CO3 में HCN को देखिए, HCN हाइड्रोजन साइनाइड H प्लस CN माइनस, हाफ तीर से दिखाएं इसको, इसमें साम्य स्थापित होता है। अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अणु तथा आयन के बीच साम्य इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्ट के अणु तथा आयन के बीच साम्य स्थापित नहीं होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा, उसको लिखते हैं 1 होता है, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 से कम होता है। अब हम वियोजन की मात्रा जानेंगे, यहाँ की वियोजन की मात्रा होती क्या है। देखिए, वियोजन की मात्रा निकालने का 2 सूत्र होता है। एक सूत्र यह होता है कि अगर वियोजित अणुओं की संख्या दी गई हो और कुल अणुओं की संख्या दी गई हो तो उससे भाग देकर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं कि अगर 50 मोल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर केवल 20 मोल NH4OH अपने आयन में वियोजित हो जाता है, केवल 20 मोल टूटता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करिए कि कितना वियोजन की मात्रा है, और वियोजन की प्रतिशतता भी ज्ञात कीजिए, परसेंटेज भी ज्ञात करना है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। अब वियोजित अणु कितने हैं, 20 मोल कह रहा है कि घोलने पर आयन में टूटते हैं, और कुल कितना है 50 मोल। तो 20 में 50 का भागा देंगे तो आएगा 0.4। अब वियोजन की प्रतिशतता निकालने के लिए हम जानते हैं कि वियोजन की मात्रा को 100% से गुणा कर देंगे। तो वियोजन की मात्रा है 0.4 इंटू 100 बराबर 40%। प्रतिशत में जब आएगा तो 40%, और मात्रा में आएगा तो 0.4। एक और तरह से हम वियोजन की मात्रा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दूसरा देखिए कि एक निश्चित ताप पर N2O4, जिसको कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि 4 है ऑक्सीजन के आगे, अगर 2 रहता तो डाई कहते, 3 रहता तो ट्राई कहते, 4 रहता तो टेट्रा कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा कहेंगे। तो O की संख्या कितनी है 4, तो टेट्रा ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का वाष्प घनत्व क्या है 30 है। कितना है, वाष्प घनत्व 30 है। अब पूछ रहा है कि N2O4 के वियोजन की मात्रा तथा वियोजन की मात्रा N2O4 का, कि कितनी N2O4 की वियोजन की मात्रा और वियोजित प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब N2O4 की वियोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। हम दिया है क्या कि वाष्प घनत्व दिया है स्मॉल d बराबर 30। अब अणु घनत्व बराबर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर अणु भार बटे 2। तो घनत्व बराबर कैपिटल D बराबर अणु भार किसका लेंगे, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का, तो उसका अणु भार निकालेंगे और 2 से भाग देंगे। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, अणु भार होता है 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, उसका होता है अणु भार 16। तो N2 यहाँ कितना है, N है 2, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 में 2 का गुणा करेंगे 28, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 गुणते 16 मतलब 64। इसको हल करेंगे तो आएगा 92/2। इस प्रकार 46 आ गया कैपिटल D का मान। अब हम सूत्र लगाएंगे, समीकरण को देखते हैं। कह रहा है कि N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को वियोजन किया जाता है। तो जब इसका समीकरण देखेंगे N2O4 जब टूटेगा तो 2NO2 में टूटेगा। तो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए अल्फा बराबर कैपिटल D माइनस D, मतलब घनत्व माइनस वाष्प घनत्व बटे N-1 इंटू D। यहाँ N क्या है, गैसीय अवस्था में उत्पाद के मोलों की संख्या,
उत्पाद क्या है, 2NO2 है, NO2 है उत्पाद। अभिकारक क्या है, N2O4। रिएक्टेंट जिसको कहते हैं रिएक्टेंट N2O4 और प्रोडक्ट NO2। प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट है NO2, उसके आगे 2 लिखा है, अर्थात NO2 के कितने मोल हैं, 2। इधर N2O4 के कितने मोल हैं, 1। कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे। तो N का जो मान है गैसीय अवस्था में उत्पाद के मोलों की संख्या, अर्थात N की वैल्यू यहाँ NO2 कितना है, 2। N की वैल्यू रखेंगे 2। अब हम उसको हल करेंगे। ने पर देख रहे हैं अल्फा बराबर डी, कैपिटल डी मतलब घनत्व, माइनस स्मॉल डी वाष्प घनत्व बटे एन माने मोलों की संख्या, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस 1 गुणते वाष्प घनत्व। तो डी की वैल्यू आई है 46 माइनस 30 बटे 2 माइनस 1 गुणते 30। 46 में से 30 घटाएंगे 16 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुणते 30, 16 बटे 30। अब 30 में 16 का भागा देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 160 हो जाएगा। तो 30 पाँचे 150, बचेगा 10, 30 तियाँ 90, 30 तियाँ 90, अर्थात 0.533 इसका आंसर आ गया। वियोजन की मात्रा कितनी निकल गई, 0.533। अब अगर प्रतिशतता निकालना है वियोजन की प्रतिशतता, तो हम जानते हैं कि वियोजन की मात्रा में 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 स्थान खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 53.3%। इस प्रकार हम वियोजन की मात्रा निकालेंगे। धन्यवाद।